अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं और अपनी बाहर वाली दुनिया के अलावा अंदर एक सिनेमा की दुनिया छुपा के रखते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इश्क में दिल टूटने से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब एक अच्छा खासा टैलेंटेड एक्टर किसी घिसी पिटी फिल्म के चक्रव्यूह में फंस जाता है। वो कहावत सुनी होगी आपने, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। बस आज इसको 100% महसूस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे भोले भाले सीधे साधे विद्युत जामवाल एक सांप जैसी फिल्म के शिकार हो गए हैं जिसने धोखेबाजी में जकड़कर उनको डस लिया है। इस बार कहानी चौकड़ी गैंग के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो इंडिया से लेकर नेपाल तक हर उस चीज की स्मगलिंग करने का काम करती है जो देश के कानून की नजरों में अपराध माना जाता है। सोने से लेकर शराब, शराब से लेकर हथियार, हर एक चीज बड़ी फुर्सत और आराम से बॉर्डर के आर पार पहुंचाई जाती है और बदले में खूब सारे पैसे छापे जाते हैं। इस गैंग के लीडर है फागुन, जो कतई मदमर्जी टाइप के इंसान है और अपनी चुनी हुई शर्तों पर चलकर गरीब लोगों की मदद करके अमीरों को आईना दिखाने का शौक रखते हैं। इनके सबसे जिगरी दोस्त है मितवा, जो बचपन में हुए एक खतरनाक दिल दहलाने वाले हादसे के बाद फागुन के साथ परछाई की तरह चिपक से गए हैं और हर सुख दुख में इनका हाथ थामने के लिए तैयार रहते हैं। बचे हुए साथी रिजवान और बहादुर इस अटूट दोस्ती के रिश्ते को पूरा करने का काम करते हैं, जिसमें रिजवान काफी दिलफेक टाइप इंसान है और हर खूबसूरत लड़की के चेहरे पे दिल लुटा बैठते हैं। तो दूसरी तरफ बहादुर ठीक इसके उल्टा सिर्फ अपने काम में मग्न रहते हैं और अपने पूरे गैंग का दिमाग बनकर हमेशा उसको एक साथ जोड़ के रखने का काम करते हैं। कहानी में 1970s के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसमें देश में लगाई गई इमरजेंसी से लेकर सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया गया है। इन सबको चौकड़ी गैंग से जोड़ने का काम करती है सुकन्या, जिनके इश्क में गिरफ्तार होने से फागुन खुद को रोक नहीं पाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर नई दुनिया के सपनों का ताना बाना बुनने लगते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक एक दिन चौकड़ी गैंग की लाइफ में पुलिस विलन बनकर प्रकट हो जाती है और चारों दोस्तों की दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी भी दांव पे लग जाती है। क्या तेज दिमाग और खून में उठते हुए उबाल के सहारे ये चारों दोस्त देश के कानून को ठेंगा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर कानून के हाथ लंबे होते हैं जैसी कहावत सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सच हो जाएगी? क्या फागुन की जिंदगी में सुकन्या का आना एक बुरे सपने की तरह सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा, जिसमें सबसे पहले बुरी नजर की आंच इन दोस्तों की यारी को जलाकर राख कर देगी? या फिर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और कहानी का असली धोखे वाला खेल डायरेक्टर साहब ने एंडिंग के लिए बचा कर रखा हुआ है? दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे फिल्म यारा में। यारा ओरिजिनली एक फ्रेंच फिल्म अ गैंग स्टोरी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, इसीलिए जब कहानी आपके पास पहले से मौजूद है तो नई फिल्म से उम्मीदें अपने आप डबल हो जाती हैं, क्योंकि हम उन सब इमोशंस को अपनी भाषा में महसूस करना चाहते हैं जिसने किसी दूसरे देश में बैठे हुए लोगों को नाचने झूमने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन यारा इस मामले में एकदम फीकी और ठंडी साबित होती है। जिस तरीके से कहानी को फिल्म की शक्ल में उतारा गया है वो आपको एक भूल भुलैया की याद दिला सकता है, जिसके अंदर कदम रखते ही आप रास्ता भटक जाते हो और मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे बड़ी कमजोरी है कहानी में किसी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर का मौजूद ना होना, जिसकी वजह से बेचारे हीरो को अपने अंदर मौजूद इमोशंस को स्क्रीन पे बाहर लाने का मौका ही नहीं मिलता। मजा तो तभी आता है जब हीरो विलन की टक्कर हो और बाजी सीधा आखिरी लड़ाई तक पहुंच जाए, जहां पे जिंदगी मौत का नंगा नाच देखने को मिले। लेकिन यारा इन सबसे बचते बचाते हुए बस जैसे तैसे फिनिश लाइन को पार कर लेती है। कहानी के असली विलन खुद इसके डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया हैं, जो इससे पहले पान सिंह तोमर जैसी मास्टरपीस फिल्म हमारे सामने रख चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे वो किसी हड़बड़ी में से फिल्म से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। जबरदस्ती फिल्म में डाले गए इमरजेंसी और अमीरी गरीबी वाले एंगल भी कहानी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं और रोमांस का तड़का लगाने की कोशिश भी एकदम फेल साबित होती है, क्योंकि हीरो हीरोइन का रिश्ता सिर्फ बोलकर नहीं बनता, उसको असली बनाने के लिए गहराई में डूबी हुई बातों की जरूरत पड़ती है, जिनका इस फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन फिल्म में जो कैरेक्टर्स के पास वाली झलक डाली गई है वो थोड़ी बहुत देर के लिए आपके ध्यान को अपनी तरफ जरूर खींचती है। बचपन से लेकर जवानी तक कैसे चार छोटे बच्चे जिंदगी को अपने इशारों पर नचाते हैं, वो फिल्म को थोड़ा मजेदार जरूर बनाता है। बात करूं एक्टिंग की तो विद्युत जामवाल ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। हवा में छलांग मारने से लेकर बंदूक की गोली दुश्मन के सीने में उतारना या फिर इश्क की पतंग आसमान में उड़ाना, हर एक चीज एकदम बारीकी से स्क्रीन पे उतारी गई है। उनको ऐसी खिचड़ी वाली फिल्में देखकर काफी बुरा लगता है जिसमें उनके टैलेंट की चमक पे घटिया डायरेक्शन का ग्रहण लग जाता है। अच्छे सितारों की बर्बादी को रोकना पड़ेगा, वरना बॉलीवुड तो वैसे भी टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अमित साध का रोल इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन वो ज्यादातर स्क्रीन से गायब ही रहते हैं, वरना उनकी एक्टिंग स्किल्स पे कोई शक नहीं कर सकता। विजय वर्मा का कैरेक्टर कहानी में कॉमेडी और फ्रेशनेस डालने का काम करता है। उनके फनी वन लाइनर्स से लेकर दोस्ती में गिरते हुए आंसू, हर चीज आपके दिल तक पहुंच जाती है। कैनी की परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है और छोटे से रोल में भी वो फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। श्रुति हसन एक बार फिर से फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी साबित होती हैं और विद्युत के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को अपनी तरफ खींचने में चूक जाती है। उनके डायलॉग बोलने के अंदाज से लेकर 1970s के जमाने को रिक्रिएट करना सब कुछ एकदम नकली सा लगता है। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो यारा के सिर्फ नाम में यारी नजर आती है, लेकिन हकीकत में फिल्म के अंदर इमोशंस के गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। फैसला आपके हाथ में है, आप इस फुस गुब्बारे को दोबारा फुलाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन छेद से हवा फिर से बाहर निकल जाएगी। मेरी तरफ से यारा
आपको 5 में से 2 स्टार्स, 1 स्टार विद्युत की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए और 1 स्टार फिल्म में डाले गए पास्ट लाइफ वाले एंगल के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा रास्ता भटकने वाली कहानी के लिए, 1 स्टार काफी कमजोर डायरेक्शन के लिए और 1 स्टार फिल्म के इमोशनलेस डायलॉग्स के लिए।